ठीक है, चलो। सो वी आर स्टार्टिंग बैक अगेन टू 14 एंड 21, जो बहुत दिन से चल रहा है। आई थिंक 3 क्लासेस हो गई हैं इस पे, तो दिस इज गोना बी द लास्ट वन ऑन दिस वन। ठीक है, तो मैं छोटा सा पहले एक बार वापस ले जाता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने क्या किया था इसमें। आई जस्ट टेक 5 मिनट्स ऑन दैट एंड देन वी मूव ऑन टू द केस लॉज, जिसमें पिछली बार कंफ्यूजन हो रही थी, तो वो एक बार क्लियर हो जाएगा। देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड आई थिंक वील क्लोज बाय 9:15 टुडे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 14 एंड सेक्शन 21। ये चल रहा है हमारा लास्ट 3 क्लासेस से। 14 होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, और 21 होता है पब्लिक सर्वेंट। इनके बीच में क्या क्लासिफिकेशन थी, क्या डिफरेंस था, आई थिंक सब लोगों को क्लियर है अब, राइट। सो बेसिकली हमने क्या देखा था कि एक हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट अपने आप में एक पब्लिक सर्वेंट है। तो जो लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक क्लास अलग होती है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, वो बस गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे होते हैं उनका काम, उनके काम का प्रॉपर निस्तारण करने में। उनको हम सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, ये लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक। इसमें एक हमने एक क्वाजी एग्जांपल देखा था, जो एक जज का था। व्हेन ही इज मेकिंग अ रोस्टर, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड व्हेन ही इज डूइंग द एडजुडिकेशन फॉर द पब्लिक, देन ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब इसको और डेप्थ में समझना हो तो आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। नाउ जब हमने ये समझ लिया था, तो हम लोग गए थे कुछ केस लॉज के ऊपर। हमने इन चीजों पे ये देखा था कि कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं पब्लिक सर्वेंट में और कौन कौन उसमें से एक्सक्लूड करे गए हैं। जो लोग इंक्लूड करे गए हैं उनमें हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ये सब लोग जितने यहाँ लिखे हुए हैं वो 2 क्राइटेरियाज पूरे करते हैं। वन, दे आर बीइंग रेम्युनरेटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ठीक है, ट्रेजरी माने जो 266 में हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड, वहां से इन्हें पैसा दिया जाता है। और दूसरा इनका फीचर क्या होता है कि इनका कुछ पब्लिक ड्यूटी होती है, देयर इज अ पब्लिक ड्यूटी। ओके, इसी में थोड़ा और डेप्थ में अगर हम जाएं तो इनके और फीचर्स निकल के आते हैं, जैसे कि ये ऑफिसर लेवल लोग होते हैं, ऑफिसर लेवल। देन दे हैव अ काइंड ऑफ कैपेसिटी इन विच दे रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। इनके ऊपर गवर्नमेंट की डेलीगेटेड पावर्स होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये फीचर्स थे। अब ये जिन लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है, उन सब में हमें ये देखने को मिलते हैं, तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, हमें समझ आ जाता है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर रेम्युनरेशन लेता है, पब्लिक ड्यूटी करता है। हाई कोर्ट जज, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एमपीज, मिनिस्टर्स, स्पीकर्स, रेलवे सर्वेंट्स, इंस्पेक्टर्स, गवर्नमेंट लीडर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इन सब में सब कुछ होता है। अब जो नॉट इंक्लूडेड वाले थे, उसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, और उसके ऊपर हमने धीरे धीरे करके, जैसे एमएलए देखा था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देखा था, तो इसमें हमने क्या देखा था कि दे आर नॉट बीइंग पेड बाय द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, बट बीइंग पेड बाय द लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट एंड बाय देयर ऑर्डर ऑन देयर बिहेस्ट। तो ये गवर्नमेंट से रेम्युनरेशन नहीं ले रहे, इसलिए ये अलग हो गए और नॉट इंक्लूड हो गए। काफी डेप्थ में देखा था हमने, इस पे केस लॉस किए थे 2, जिससे समझ आ गया था। ठीक है, अब हमारे पास आगे जो 2 बचे थे नॉट इंक्लूडेड वाले, वो थे एक गवर्नमेंट कंपनी, ये नंबर 6 गवर्नमेंट कंपनी, और एक था कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, अब इन्हें हमें ध्यान से समझना है। हालांकि मैंने काफी कुछ इसके ऊपर पहले ही उस दिन बता दिया था, बट कुछ कंफ्यूजन थी, तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा तो आप सबको समझ आ जाएगा कि इसमें था क्या। ठीक है, चलो। पहला है वेयर वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट कंपनी। तो मैं पहले ना आपको ब्रीफ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्रीफ नहीं देता ना तो आप कहानी में खो जाते हो और फिर कहते हो ये क्या मतलब बना, ये क्यों पढ़ा हमने। ठीक है तो पहले मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि इसमें कोर्ट ने क्या बोला है, ताकि हम दिमाग में वो बना के रखें कि इसका सार ये है। बाकी कहानी अलग है, कहानी और 5-6 सेक्शंस कवर करती है, जो हमारे लिए जानना अच्छा ही, हमारी नॉलेज में इंक्रीमेंट ही होता है उससे। ठीक है, सो फर्स्ट केस इज एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली। 2008 का केस है ये। अब इस केस में क्या हुआ है, क्वेश्चन ये उठा कि क्या एक गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। ठीक है, एक पार्टी ने कहा कि सर गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सर्वेंट नहीं होती, मगर उसके सारे एम्प्लॉइज पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है, भाई ये चीज निकाली कहां से आपने, ये स्टेटमेंट कहां से ले आए कि गवर्नमेंट कंपनी तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है मगर उसके एम्प्लॉइज पब्लिक सर्वेंट है, ये तो अटपटी बात लग रही है। तो ये कहां से डिड्यूस किया गया, ये किया गया सेक्शन 21 से ही। अब आ जाओ सेक्शन 21 के 12th क्लॉज पे। सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के 12th क्लॉज पे आ जाओ।
Everybody has 21 now. Okay, I'm reading now. So 21 जब हमने पढ़ा, पहले 21 क्या कहता है, हमें अलग अलग कैटेगरीज बता देता है. आर्मी पीपल, द पीपल इन द कोर्ट, द पुलिस पीपल, द इलेक्शन वाले लोग, एंड अदर कैटेगरीज जो लोग पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं. और लास्ट में 12th में जाके एक जनरल क्लॉज देता है हमें, जिसमें वो कहता है एंड एवरी पर्सन, कहां से शुरू होता है ध्यान से देखना, एंड एवरी पर्सन in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government. पहला क्लॉज ये है 12th के अंदर, पहला क्लॉज ये है. और दूसरा क्लॉज है in the service or pay of a local authority, a corporation established by or under the central, provincial or state act, or a government company as defined under 617 of the Companies Act. हमारे काम की चीज कहां पे आई? सेकंड क्लॉज में हमने देखा, इन्होंने लिखा है गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट. इसी चीज के बारे में हमारा क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट कंपनी एक पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, या सिर्फ उसके एम्प्लॉइज पब्लिक सर्वेंट है. ठीक है, तो जिस आदमी ने इस केस में आके ये बोला कि सर गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सर्वेंट नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उसने कहा कि सर देखो कहां से शुरू होता है, क्लॉज शुरू होता है एवरी पर्सन से. एवरी पर्सन से शुरू होता है, माने एवरी पर्सन हु इज वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ पब्लिक सर्वेंट, नॉट दैट द गवर्नमेंट कंपनी इज अ पब्लिक सर्वेंट. डिफरेंशिएशन समझ रहे हो? लेजिस्लेशन कहना चाहता है एवरी पर्सन वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट कंपनी इज अ पब्लिक सर्वेंट. ये नहीं कह रहा कि एवरी गवर्नमेंट कंपनी इज अ पब्लिक सर्वेंट. या तो ऐसे लिखते हैं कि एवरी पर्सन वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी एंड द गवर्नमेंट कंपनी इज अ पब्लिक सर्वेंट. ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने कहा एवरी पर्सन वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ पब्लिक सर्वेंट. तो इसका मतलब क्या हो कि गवर्नमेंट कंपनी अपने आप में पब्लिक सर्वेंट नहीं है एज अ सेपरेट एंटिटी. क्योंकि हम सब जानते हैं जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है, अपने आप में एक पर्सन बन जाती है. तो वो अपने एम्प्लॉइज से अलग है. एम्प्लॉइज का स्टेटस एक कंपनी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता. लॉ उसको पब्लिक सर्वेंट नहीं मानता, उसके अंदर काम करने वाले लोगों को पब्लिक सर्वेंट मानता. ये डिडक्शन हुई इसमें, और एक आदमी ये सामने लेके आया, ये कंटेंशन सामने लेके आया. ठीक है, आखिर में इसमें निष्कर्ष ये निकला, कोर्ट ने माना कि हाँ गवर्नमेंट कंपनी एक पब्लिक सर्वेंट नहीं होती, बट उसके एम्प्लॉइज पब्लिक सर्वेंट होते हैं. ठीक है, सिर्फ इसमें क्या डिसीजन हुआ है वो बताया मैंने. अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे धीरे धीरे. ठीक है, टंडन सर आपका कुछ क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें ना आपका जो 12th का ए में है, इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फीस. पे में और रेम्यूनरेशन में हाउ डू डिस्टिंग्विश? सर पे ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना, वो कोर्ट्स उसको ऐसे डिफाइन करती हैं कि पे है जैसे कि आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है. पे ऑफ द गवर्नमेंट कि आपको फिक्स सैलरी मिलती है, यू आर बीइंग पेड, फिक्स अपॉइंटमेंट है आपकी. रेम्यूनरेशन और फीस का मतलब, रेम्यूनरेशन का फीस का मतलब है जितना काम आपने किया उसके लिए आपको मिल गया. इट कुड बी अ टेम्पररी थिंग, इट कुड बी अ वन टाइम थिंग. ऐसे फीस दे दी, जैसे प्रोफेशनल्स को कोर्ट में बुलाते हैं ना, तो उसके लिए फीस दे दी. या किसी प्रोफेशनल को और किसी प्रोजेक्ट पे लगाया, 8-9 महीने का था, उसके लिए उसको रेम्यूनरेट कर दिया बाय फीस और बाय कमीशन और व्हाटएवर. समथिंग लाइक व्हाट कंसल्टेंट गेट्स फॉर हिज करेक्ट पीरियड. करेक्ट. तो एक तरह से जो पे है वो है प्रॉपर जो एम्प्लॉइज होते हैं, और फीस या रेम्यूनरेशन या कमीशन हो गई कि आप जो प्रोफेशनल्स लगाते हो अपने काम के लिए और उन्हें फीस या कंसल्टेशन दे देते हो. ठीक है, ये हो गया इसमें डिफरेंस. चलो अब जाते हैं इस कहानी के अंदर. अभी हमने सिर्फ ये समझा कि गवर्नमेंट कंपनी को हम पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं कह रहे, और बाकी लोग उसके अंदर काम करने वाले को पब्लिक सर्वेंट क्यों कह रहे हैं. ठीक है, और कोर्ट ने भी ये मान लिया. अब देखते हैं इसके अंदर ये चीज यूज कैसे हुई है, इस केस के अंदर ये चीज यूज कैसे हुई है. अब इस केस में क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से सुनना. और सब लोग वीडियो पे आ जाओ, सो दैट आई नो दैट एवरीवनस नॉडिंग. कैन आई सी एवरीबॉडी ऑन वीडियो प्लीज? यस सर. हाँ, अक्षत, आई कैन सी अक्षत, आई कैन सी शैल्वी, प्रद्युमन, ऋषि सर. चलो बाकी लोग भी कृपा करें. ठीक है, लेट्स गो. सो अब ये एक कंपनी है, हंस क्यों रहे हो भाई? अब एक कंपनी है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी. इस गवर्नमेंट कंपनी ने कुछ पैसे उधार दिए थे एक दूसरी कंपनी को, नॉर्मल कंपनी को, एक प्राइवेट कंपनी मान लो, उसको कुछ पैसे उधार दिए थे. ठीक है, अब वो पैसे इसने वापस लौटाने थे. ठीक है, तो इसने चेक दे दिया. जब गवर्नमेंट कंपनी ने ये चेक लगाया बैंक में, तो उन्होंने कहा कि जी इसके तो अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, तो ये बाउंस हो गया. ठीक है, 138 का केस बन गया, 138 ऑफ एनआई एक्ट. यहां तक एकदम क्लियर, ऐसे ही होता है. ठीक है, चलो जी, अब ये केस बन गया.
अब जब 138 का एक केस बनता है तो प्रोसीजर जो उसमें एक प्रोसीजरल सेक्शन है वो है सेक्शन 142, और सेक्शन 142 ये कहता है कि जब भी 138 का एक केस आएगा तो जो पेई है, पेई माने जिसको पैसे मिलने थे, माने ये गवर्नमेंट कंपनी, राइट, जो पेई है, पेई विल बी द कंप्लेनेंट, और वो कंप्लेंट फाइल करेगा राइटिंग में, ठीक है। तो हमने बिल्कुल वही किया, गवर्नमेंट कंपनी ने बिल्कुल वही किया। 138 का केस बना, इन्होंने 142 में अपने, बिकॉज द गवर्नमेंट कंपनी वाज द पेई, कोई इंडिविजुअल आदमी पेई नहीं था, पैसे किसको देने थे, गवर्नमेंट कंपनी को, तो गवर्नमेंट कंपनी पेई थी, उन्होंने अपने नाम से कंप्लेंट बनाई और मैजिस्ट्रेट के यहाँ लगा दी, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के यहाँ लगा दी। अब जब मैजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट लग गई तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो होगा। सीआरपीसी का प्रोसीजर इन कंप्लेंट केसेस कहां से शुरू होता है, सेक्शन 200 से। इज दैट राइट? यहां तक सब क्लियर है? ठीक है, चलो 200 से सीआरपीसी का अब प्रोसीजर शुरू हो गया। अब मैटर यही है, सारा मैटर इस सेक्शन के ऊपर आधारित है। अब ये ध्यान से सुनना, अब हम 200 में खड़े हैं, कौन आके खड़ा है, गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि वही एक कंप्लेनेंट है, ठीक है, वो कंप्लेनेंट है तो 200 में खड़ा है। और 200 का प्रोविजन क्या कहता है, 200 का प्रोविजन कहता है कि जैसे ही मैजिस्ट्रेट के सामने एक कंप्लेनेंट आएगा अपनी कंप्लेंट लेके, मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि उसको एग्जामिन किया जाए, उसको भी और उसके साथ में जो विटनेसेस लाए उनको भी एग्जामिन किया जाए, ये भी सब जानते हैं, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो ये एग्जामिनेशन, चलो पहला स्टेप क्या हुआ कि इसको एग्जामिन किया जाए, ठीक है, और जब ये एग्जामिनेशन हो जाएगी तो जो भी एग्जामिनेशन हुई है उसको मैजिस्ट्रेट विल रिड्यूस इनटू राइटिंग, ये भी ठीक है, ये भी सब जानते हैं। और जब रिड्यूस इनटू राइटिंग हो जाएगा तो जो कंप्लेनेंट है वो इस पे साइनिंग भी करेगा, इसके ऊपर साइन भी करेगा, ठीक है, इतनी बात भी सबको पता है, सबको पता है, ठीक है। अब इसी का एक प्रोवाइजो है, 200 का प्रोवाइजो है, वो प्रोवाइजो कहता है कि ये जो ऊपर एक्सरसाइज है ना, ये मैंडेटरी एक्सरसाइज है, जो मैजिस्ट्रेट को हम ये आदेश दे रहे हैं कि एग्जामिन करना कंप्लेनेंट को और उसके विटनेसेस को, आपको एग्जामिन करना है, वो है मैंडेटरी, क्योंकि वहां शैल लिखा हुआ है, हमेशा करना है। और मैंडेटरी क्यों बनाया, इसके पीछे रीजन है, कोई भी कंप्लेंट आपके पास आती है तो किसी को भी सम्मन जब आप करते हो ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, कोर्ट के चक्कर काटना इजी नहीं होता। तो मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि प्राइमा फेसी केस ढूंढा जाए और उसी के बाद समन्स किए जाए, क्योंकि अगर बेवजह की कंप्लेंट है, कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता और आप समनिंग कर दो तो कोर्ट का भी टाइम खराब होता है, रिसोर्सेज भी खराब होते हैं, और अगला बंदा जिसको समन किया है उसका भी टाइम पास करोगे आप, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोविजन बनाया गया कि आप एग्जामिन करो, प्री समनिंग एविडेंस लो, प्राइमा फेसी अगर केस दिखेगा देन आप समन्स भेज सकते हो 204 में, सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी, नहीं तो डिसमिस कर दो 203 में ऑफ सीआरपीसी। ये प्रोसीजर हम सब जानते हैं। अब ये जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि दो ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर आपको ये एग्जामिनेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, दो ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। एक सिचुएशन जब एक कोर्ट कंप्लेनेंट होती है, कोर्ट कंप्लेनेंट कब होती है, जब कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग वगैरह होती है, 195 और 340 है ना सीआरपीसी का, सेक्शन 195 एंड 340 ऑफ सीआरपीसी, जब तो कंटेंट सुओ मोटो भी हो सकती है सर, सुओ मोटो क्या, मतलब प्रोसीडिंग वगैरह कोई, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कोर्ट ने कोई एक्शन लिया अगेंस्ट, मतलब कोई किसी चीज से। हाँ बिल्कुल, अब कोर्ट में अगर कॉन्टेम्प्ट हुआ है तो कोर्ट खुद उस कॉन्टेम्प्ट के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चालू कर सकती है, ठीक है, कंप्लेंट कोर्ट की तरफ से ही जाती है, 195 में लिखा है, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन है कि जब कोर्ट कंप्लेंट करेगी तो एग्जामिन करने मत बैठ जाना जज को, जज को एग्जामिन मत करना। जज आपके पास आया है कंप्लेंट लेके कि मेरी कोर्ट में कॉन्टेम्प्ट हुआ है, इसकी मैं कंप्लेंट डालना चाहता हूं, तो आपको 200 की एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट, जिस कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट हुआ है वो अपनी कोर्ट में तो मुकदमा नहीं चलाएगा ना, दूसरे के पास ही जाएगा। दूसरे के पास जब जाएगा तो दूसरा जज उसको ये ना बोले कि जज साहब बैठो आपकी एग्जामिनेशन करनी है, वो करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक्सेप्शन है जब एक पब्लिक सर्वेंट ऐसा काम कर रहा होगा इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, तो आपको पब्लिक सर्वेंट को भी एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। सब देखते रहना प्रोवाइजो, ऐसे मेरे मेरे हिसाब से मत चलना, देखते रहना कि प्रोवाइजो में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे भी रीजन है, ये प्रोविजन क्यों बनाया गया, क्योंकि कोर्ट सॉरी लेजिस्लेचर ने ये कहा, इसके पीछे ये रीजन दिया कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं और जो कोर्ट्स हैं ये सिस्टम का ही हिस्सा हैं, और इन लोगों को ज्यादा टाइम कोर्ट्स में ना बिताना पड़े, इसलिए हम एक प्रोविजन बना रहे हैं कि इनको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है।
और हम मान के चलते हैं, ये हमारी प्री सपोजिशन है कि ये लोग सच ही बोलेंगे और बोनाफाइड ही काम करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। यहां तक क्या सबको क्लियर है? यहां तक अभी तक सब कुछ क्लियर है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, प्रद्युमन नो मतलब नहीं, क्लियर नहीं है या कंफ्यूजन नहीं है? सर क्लियर है, सर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, राइट। चलो यहां तक पहुंच गए। अब थोड़ा सा पीछे ले जाओ अपने आप को। गवर्नमेंट कंपनी 200 में पहुंच गई थी कंप्लेंट लेके। कंप्लेंट किसके नाम पे? गवर्नमेंट कंपनी के नाम पे, है ना? गवर्नमेंट कंपनी के नाम पे है। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी के नाम पे है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी पूरी की पूरी उठ के कोर्ट में आ जाएगी, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही आएगा, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही आएगा, गवर्नमेंट कंपनी खुद नहीं आएगी। तो इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन होनी है, राइटिंग होनी है, साइनिंग होनी है, ये तो एक नेचुरल आदमी ही करेगा ना, कोई इनकॉर्पोरियल एंटिटी तो नहीं कर सकती। तो इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। अब बहुत ध्यान से देखो, कंप्लेनेंट तो गवर्नमेंट कंपनी है, मगर जो उसने रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजा है, क्या वो इन द लॉ कंप्लेनेंट है? इन लॉ क्या वो कंप्लेनेंट है? डी फैक्टो कंप्लेनेंट तो वो है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने रिप्रेजेंटेटिव ही आया है कोर्ट में, और वो ही आएगा ऑब्वियसली, तो वो डी फैक्टो कंप्लेनेंट तो है। सर उसका रिप्रेजेंटेटिव मगर आप पूछ रहे हो कि कंप्लेनेंट है कि नहीं है? क्या क्या क्या? सर जो रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट कंपनी को, हाँ, वेदर ही इज एन पब्लिक सर्वेंट और नॉट। आगे मत भागो भाई, अभी वहीं आ रहे हैं, वही क्वेश्चन है। पहले यहां तक तो क्लियर करो, यहीं तो सबको कंफ्यूजन हो गई थी लास्ट टाइम। सो अभी धीरे धीरे, ठीक है। सो गवर्नमेंट कंपनी हमारी डी ज्योर कंप्लेनेंट है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 142 ऑफ द एनआई एक्ट, क्योंकि सेक्शन 142 एनआई एक्ट ने हमें ये समझा के भेजा कि जो पेई होगा वो ही कंप्लेनेंट होगा। अब जैसे ही हम 200 में पहुंचे, तो 200 ने कहा कि डी ज्योर को हटाओ भाई, वो आदमी लेके आओ जिसे हम एग्जामिन कर सकते हैं। तो हमने डी फैक्टो कंप्लेनेंट भेज दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है कि जो हमारा डी ज्योर कंप्लेनेंट है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये हमने देख लिया 21 में। और जो हमारा डी फैक्टो कंप्लेनेंट है वो पब्लिक सर्वेंट है। तो भाई अब कोर्ट के सामने ये समस्या थी कि हम पब्लिक सर्वेंट वाला बेनिफिट जो हमें यहाँ पे प्रोवाइजो में मिलता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आएगा तो उसे एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, वो हम इस केस में दें या ना दें। इस केस में वो हम दे या ना दे, क्योंकि जो हमारा डीज्योर कंप्लेनेंट है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, और जो हमारा डी फैक्टो कंप्लेनेंट है वो पब्लिक सर्वेंट है। बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब समझे सब लोग, कहानी समझ गए? कोर्ट के सामने भी कंफ्यूजिंग समस्या थी, ये एक कंफ्यूजिंग प्रोपोजिशन थी, तो हमारा भी कंफ्यूज होना बनता है, मगर हमें समझ आना चाहिए कि यहां तक हम पहुंचे कैसे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या क्या कंटेंशन हुई और क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई वो समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है, यही हमारे काम आती है। तो हमारे जो रिस्पोंडेंट है ना, वो कहते हैं कि सर गवर्नमेंट कंपनी एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। सेक्शन 21 में गवर्नमेंट कंपनी नॉट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, ठीक है। सामने वाली पार्टी कहती है बिल्कुल मान गए, वो एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। मान गए, 21 में लिखा हुआ है, क्योंकि वहां तो एवरी पर्सन लिखा है, एवरी गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी लिखा है कि पब्लिक सर्वेंट होगी। एवरी पर्सन हु इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट कंपनी विल बी अ पब्लिक सर्वेंट, ये लिखा है, ये हम मान गए, ठीक है। अब दूसरी चीज ऑपोजिट साइड कहती है कि सर 200 जो है, सेक्शन 200 वो एक मैंडेटरी क्लॉज है, वहां पे शैल यूज हुआ है, तो आप इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते। ये हमें डीजे और डी फैक्टो मत समझाओ, कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन होनी चाहिए। तो यहां पे अगली पार्टी कहती है कि भाई देखो, डी जोर कंप्लेनेंट जो है ऑब्वियसली ही कैनॉट कम टू द कोर्ट, उसकी तरफ से तो एक डी फैक्टो कंप्लेनेंट ही आएगा। तो इस केस में हम क्या करें? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हमें क्या देती है रिजल्ट? कि 142 और 200 के बीच में जो टकरार बन रही है, 142 कह रहा है कि पेई ही कंप्लेनेंट होगा, पेई गवर्नमेंट कंपनी है, और 200 कह रहा है कि हमें तो एग्जामिनेशन और साइनिंग करवानी है, वो होगी एक नेचुरल पर्सन के द्वारा ही। तो वहां पे क्या हम कंप्लेनेंट को ट्वीक कर दें और गवर्नमेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को एग्जामिन कर लें? और अगर हम गवर्नमेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को एग्जामिन करें तो उसे पब्लिक सर्वेंट होने का बेनिफिट भी दे दें? समझे क्वेश्चन, द चेन ऑफ क्वेश्चंस।
समझ गए चेन ऑफ क्वेश्चंस? ये पूछा गया तो कोर्ट ने कहा हाँ मिलेगा उसे बेनिफिट, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होगी। आपके सामने जो आदमी खड़ा है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, एंड वी कैन नॉट कीप अ पब्लिक सर्वेंट ऑफ हिज ड्यूटी जस्ट बिकॉज आपको उसकी एग्जामिनेशन करनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी को उसके एम्प्लॉयज के पब्लिक सर्वेंट होने का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टाइम वाइम बचाने की बात करेंगे, हम आपके ये झोल झाल में नहीं आने वाले। नाउ कई लोगों का पिछली बार क्वेश्चन था कि भाई ऐसी सिचुएशन होगी ही क्यों, मैजिस्ट्रेट को इतनी समझ नहीं है क्या? ऐसी सिचुएशन ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट की वजह से नहीं हुई है या जज की वजह से नहीं हुई है, उनके दिमाग में लॉ क्लियर है, मगर किसी ने अगर ऐसी एप्लीकेशन लगाई है उनके सामने तो उसका निस्तारण तो वो करेंगे, या वो कहेंगे कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ी कॉमन सेंस है, हम तो बात ही नहीं करेंगे इस बारे। एप्लीकेशन आई है तो वो तो जवाब देंगे ही। तो कोर्ट ने जवाब दिया, अगली पार्टी को डिले टैक्टिक्स करने थे, उसे टाइम बाय करना था, मिल गया होगा 2-4 महीने का टाइम। बट कोर्ट की ड्यूटी है उन्हें अपना राइट माइंड लगा के, जुडिशियल माइंड लगा के आंसर करना है प्रोपोजिशन को। तो उन्होंने आंसर किया, और आंसर में अब क्या निकला है कि 142 एंड 200 की लड़ाई में हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे। 142 कहता है कंप्लेनेंट आना चाहिए, हमने मान लिया। 200 कहता है कि कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन होगी, वो भी हमने मान लिया। मगर अगर कंप्लेनेंट एक इनकॉर्पोरियल एंटिटी है, then we have to put harmonious construction and reality practical point of view to it, and हम उसके रिप्रेजेंटेटिव को मंगवाएंगे, और रिप्रेजेंटेटिव को बेनिफिट मिलेगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो अदर ऑप्शन, एंड पब्लिक सर्वेंट उस आदमी को ही बुलवाया जाएगा, और क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है तो उसे हम बार बार उसकी एग्जामिनेशन वगैरह के लिए और इन सब चीजों के लिए उसका टाइम वेस्ट करें, दैट इज नॉट डन। तो इनको बेनिफिट दे दो पब्लिक सर्वेंट होने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज हाउ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेनिफिट मिलना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? या किसी को कहीं पे भी अगर कोई स्पॉट्स छूट रहे हैं तो लेट मी नो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लेट मी नो। एक बार अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करके देख लो पूरी कहानी कि हम कैसे 142 से सीआरपीसी में पहुंचे, और सीआरपीसी के बाद हमें ये सब मिला जो भी मिला हमें, सेक्शन 21 यहाँ पे कैसे आया। डाउट के लिए आपने कोई जगह नहीं, सॉरी सर, डाउट के लिए आपने कोई जगह पिछली बढ़िया बार पिछली बार छूट गई थी ना सर तो मैंने एकदम बहुत ध्यान बढ़िया समझाया, डाउट के लिए कोई जगह नहीं, मेरे ओपिनियन में कोई जगह नहीं बची डाउट के लिए। चलो लवली, Beautifully थैंक यू सर। बाकी और किसी की भी हो तो 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम अगले केस लॉ पे चलेंगे। 2 सेकंड नहीं, मतलब चलो 25-30 सेकंड, और वीडियोस बंद नहीं होनी चाहिए। ये वीडियोस बंद करने पे ही होता है, पता है? वीडियो बंद करके ना इधर उधर देखना शुरू कर देते हो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ नहीं रहा, फिर उसके बाद बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ। वीडियो चला के रखा करो तो थोड़ा कॉन्शियस माइंड बना रहता है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब हमारा नेक्स्ट वाला क्या था नॉट इंक्लूडेड में, कि हम ये पूछ रहे हैं कि कोर्ट ने अगर एक कमिश्नर अपॉइंट किया है, एक कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया है, तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट माने या ना माने। ठीक है, अब इसके ऊपर ना हमने जो पिछली बार बात करी थी वो बिल्कुल सही थी, और वो आगे कई सारे केसेस में रेफर हुई है, और आज की डेट में रतन लाल धीरज लाल जो है उसमें 2022 की बुक में भी रेफर्ड है। तो दैट लॉजिक ऑल्सो स्टैंड्स, एंड क्योंकि पिछली बार देयर वाज समवन नेम्ड ईशानी इन आवर क्लास, आई डोंट नो इफ शी इज हियर टुडे, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि वो केस 1960 का था, और 1961 से देयर इज अ चेंज इन सेक्शन 21 जिसमें स्पेसिफिकली कमिश्नर को डाला गया है, तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। उस चीज पे भी मैंने एक केस ढूंढा, और वो भी 200 से रिलेटेड है, तो उससे भी हमें कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए। ठीक है, सो केस का नाम है पदम सेन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1960 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर, पदम सेन एंड अनदर वर्सेस यूपी 1960। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मैं सार बता देता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या है, सो दैट यू कीप योरसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू इट। बेसिकली यहाँ पे एक कोर्ट ने एक कमिश्नर अपॉइंट किया। कमिश्नर हम सब लोग जानते हैं, कमीशन वगैरह के लिए किसी को बोल देते हैं भाई ये सब काम करके आ जाओ। ठीक है, कमिश्नर अपॉइंट किया, और वो कमिश्नर को बोला कि जाओ और सीज द अकाउंट बुक्स ऑफ द प्लेंटिफ। ये काम करने को दिया गया कमिश्नर को, कमिश्नर ने वो काम कर भी दिया, कमिश्नर ने सीज कर ली बुक्स, और बुक सीज करके ले आया।
जब वो बुक सीज करके लाया तो अगली पार्टी ने उसको पटाने की कोशिश करी और उसको बोला कि 2 मिनट दिखा दे, हमें कुछ टैंपरिंग करनी है, और उसे 900 रुपए की घूस खिलाई। ठीक है, सो 900 रुपए की घूस टू टेम्पर विद द अकाउंट्स। ठीक है, और इस बंदे ने कर दिया, ऑब्वियसली चलता है। ठीक है, तो इनके ऊपर केस बनना चाहिए 165A आईपीसी, जो उस टाइम पे था, आज की डेट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जा चुका है। 165A करप्शन का इनके ऊपर केस बनना था। अब ये कोर्ट में जब इनके ऊपर केस चला तो इन्होंने आर्ग्यू किया कि सर, पहली चीज, कमिश्नर ऑफ अ कोर्ट तो एक पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, और अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो 165A किस बात का, वो तो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स को घूस खिलाने पे होता है। ठीक है, और दूसरी इनकी पहली कंटेंशन कि कमिश्नर एक पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, और दूसरी कंटेंशन कि सर, अगर ये कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट है भी ना, तो भी इसकी जो अपॉइंटमेंट की गई है, जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट की गई है, वो आउट ऑफ कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, दोनों चीजों पे बात करी कोर्ट ने और दूसरी पार्टी ने जवाब भी दिया। तो पहले सेकंड पॉइंट देखते हैं। उसने बोला कि सर, इसकी तो अपॉइंटमेंट जो है वो गलत तरह से करी गई है, तो ये अपॉइंटमेंट ही जब गलत है तो फिर हम पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, इस चीज पे बात ही क्यों करें। अच्छा आर्गुमेंट है, कहने लायक चीज है। तो कोर्ट ने कहा कि बच्चा, सेक्शन 21 की एक्सप्लेनेशन देख लो। पहली चीज तो ये हुई। तो सेक्शन 21 की एक्सप्लेनेशन कहती है, एक्सप्लेनेशन 2, सब लोग सेक्शन 21 आईपीसी की एक्सप्लेनेशन 2 देख लो। आईपीसी सेक्शन 21 एक्सप्लेनेशन 2 जो कहती है कि वेयर एवर द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट अकर, दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ अ सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, यहां पे कोई खास चीज नहीं थी। कॉमा के बाद कहता है वॉट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन इज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन। यहाँ पे ये किस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, ये यही कहना चाह रहे हैं ना कि सर, अपॉइंटमेंट आउट ऑफ जुरिसडिक्शन थी तो ये तो डिफेक्ट हो गया, लीगल डिफेक्ट, तो हम पब्लिक सर्वेंट है या नहीं इसकी बात ही क्यों करें, ये तो पूरा का पूरा ही खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया, ये कुछ बनना ही नहीं चाहिए, इसमें हमारा केस ही नहीं बनना चाहिए। आउट ऑफ कोर्ट जुरिडिक्शन कैसे कह दिए? उस पे आ रहे हैं सर, उस पे आ रहे हैं, बता रहा हूँ। आउट ऑफ कोर्ट जुरिसडिक्शन, पहले बस इतना समझो कि इन्होंने ये कंटेंशन उठाई कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो गलत तरह से अपॉइंट हुआ है, कोर्ट के पास पावर नहीं थी उसको इस काम के लिए अपॉइंट करने की। तो उन्होंने सामने से जवाब दिया कि डिफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 21 की एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है। ठीक है, नाउ अब अंदर की अगर आप बात पूछ रहे हो कि ये क्यों गलत कहा गया इसको, तो कमिश्नर्स जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी रेड विद ऑर्डर 26 ऑफ सीपीसी में। सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी रेड विद ऑर्डर 26 ऑफ सीपीसी। सबके पास 75 आ गया। 75 की हेडिंग है पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू कमीशंस, और इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि आप किस चीज के लिए कमीशन इशू कर सकते हो, और इसके अंदर जिन चीजों के बारे में जिक्र है उनमें से कोई भी बात ये नहीं कहती कि एक कमीशन को किसी की बुक्स को सीज करने के लिए भेजा जा सकता है। राइट, इसलिए टंडन सर, उन्होंने कहा कि ये अपॉइंटमेंट गलत है, कोर्ट के पास इस काम के लिए एक कमिश्नर को अपॉइंट करने की पावर ही नहीं थी, और जब पावर ही नहीं थी तो मतलब उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई, तो जब अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई तो हम पब्लिक सर्वेंट है या नहीं इसकी बात ही क्यों करें, हमने कोई अपराध ही नहीं किया। ठीक है, अब जब इन्होंने ये बात बोली ना कि तुम्हारे पास तो पावर ही नहीं थी, तो अगली पार्टी जो थी उन्होंने बोला कि क्यों भाई, सिर्फ जब लिखा होगा सीपीसी के अंदर हम तभी करेंगे क्या कोई काम, कोर्ट के पास तो एक हथियार है ना 151 नाम से, इनहेरेंट पावर्स, हम वो यूज नहीं कर सकते। तो फिर से ऑपोजिट पार्टी ने बोला कि आप 151 तब यूज कर सकते हो जब किसी टॉपिक के ऊपर लॉ ने कोई बात ही ना करी हो, आप वहां पे यूज नहीं कर सकते इनहेरेंट पावर्स जहां पे आपको एक्सप्रेसली कोई चीज दे रखी है। ठीक है, तो इनकी क्या कंटेंशन हुई, यूज इट ओनली इन एब्सेंस ऑफ प्रोविजंस। वापस आए तो वापस दूसरी पार्टी ने वापस बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा है कि इनहेरेंट पावर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर नॉट एन ऑल्टरनेटिव।
ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास कुछ बचा ना हो तभी हम इनहेरेंट पावर्स करेंगे. इनहेरेंट पावर्स आर इन एडिशन टू एवरीथिंग दैट इज रिटन इन दी बुक. तो ये कंटेंशन भी गलत है कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप उस चीज के ऊपर इनहेरेंट पावर्स यूज नहीं कर सकते. इस चीज को भी नकार दिया गया. ये मैंने आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट से के लिए बता थोड़ा दिया. सा मेरे, सॉरी, हाँ जी सर. ये बड़ा काम की चीज उसमें बोली है, कहीं आर्गुमेंट में काम आए, कुछ केस साइटेशन है कहीं लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है? आपको यही वाला इसी केस के अंदर रेफर्ड है सर, वो मैं आपको दे दूंगा. जिस केस की हम बात कर रहे हैं, पदम सेन एंड अदर वर्सेस उत्तर प्रदेश, इसी के अंदर रेफर्ड है जजमेंट. ठीक है. तो ये दोनों तरफ से बात हो रही है और ये बड़ा ग्रे सा एरिया है. कोई जज कहेगा कि नहीं ये तो सिर्फ तभी होना चाहिए जब कोई एब्सेंस होती है, कोई कहेगा नहीं ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तो हमेशा ही रहते हैं एक जज के पास, ऑल दैट स्टफ. तो ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, नेवर एंडिंग डिस्कशन है. आई जस्ट टोल्ड यू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट. नाउ लेट्स गेट बैक टू किस चीज पे हम बात कर रहे थे. ठीक है. तो इनका जो पहला आर्ग्यूमेंट था कि सर अपॉइंटमेंट गलत है, उसको तो कोर्ट ने ये कह के उड़ा दिया कि सेक्शन 21 की एक्सप्लेनेशन जो है वो कहती है कि डिफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड अलॉन्ग विद दैट सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये भी कहा है कि भाई इनहेरेंट पावर्स सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का मिला जुला के ले लो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस डिफेक्ट से. मगर एक कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, ये इस पे हमें वो वाला टेस्ट लगाना पड़ेगा कि इसकी एक रेम्युनरेशन होनी चाहिए और ये एक पब्लिक ड्यूटी कर रहा होना चाहिए. ठीक है. तो लास्ट में आके कोर्ट ने ये कहा कि एक कमिश्नर जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है एक पब्लिक ड्यूटी तो जरूर करता है, बट इट इज नॉट एन अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट. अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट वाला फीचर इसमें से मिसिंग है. प्लस ये एक प्री एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं है. अगर ये प्री एग्जिस्टिंग पोस्ट होती, कमिश्नर एक प्री एग्जिस्टिंग प्रॉपर पोस्ट होती, तो हम इसे शायद पब्लिक सर्वेंट मान सकते थे, मगर अब हम नहीं मान सकते. ठीक है. ऐसी कुछ कंटेंशंस की वजह से इन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है एक कमिश्नर जिसे कोर्ट ने अपॉइंट किया है. राइट. तो इस केस में तो ये बना कि कोर्ट कमिश्नर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट. अब इस केस को 1977 में भी एक जगह साइट किया गया है बाद में जाके, और लेटेस्ट जिस बुक से मैं आपको बता रहा हूं उसमें भी साइट किया गया है जो 2022 की है. तो कहीं ना कहीं दिस आर्ग्यूमेंट ऑल्सो होल्ड्स वाटर एंड वी कैन यूज इट वेर एवर वी वांट टू, अगर हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है. मगर उसके साथ साथ एक केस मैंने और देखा, अब उसकी कहानी बताता हूँ आपको. ये केस समझ आ गया पदम सेन. ठीक है. बहुत ग्रे एरिया पे बातें हो रही हैं इनके अंदर, तो यूज इट टू योर एडवांटेज व्हेन यू कैन. हर जज अलग तरह से समझता है हर सिचुएशन को, तो उनकी उस तरह से जजमेंट्स होती हैं. हमें जहां काम आ सके, जहां पे हम उसका आर्ग्यूमेंट बना सके, वो हमें बना लेना चाहिए. जहां तक की बात है उनकी जो जुडिशरी एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं, जो पूछे कि भाई अगर ये आ गया एमसीक्यू में तो हम क्या लगाएं कि वो है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ ग्रे एरिया. द जुडिशरी विल नॉट पुट इट इन अ पेपर. बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हर एक जजमेंट पढ़े, तो वो नॉर्मल सवाल ही देते हैं. टंडन सर, आपको कुछ क्वेश्चन है? ये शायद आपने पिछली क्लास में ही बताया था, भूल गया. ये फिर कमिश्नर जो सेक्शन 21 में फोर्थ, फिर कौन से कमिश्नर की बात कर रहा है? वो सर वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये वाला जो केस है वो उससे पहले का है. जो ये वाला केस है वो उसके एडिशन होने से पहले का है. उस चीज को फॉलो बाद में भी किया गया है. ये कमिश्नर वही कमिश्नर्स हैं जो जिनकी प्रॉपर मतलब कमिश्नर एज अ कमिश्नर वो काम करते हैं, जो हर समय के कमिश्नर हैं, नॉर्मली परमानेंट कमिश्नर है. जो एडवोकेट कमिश्नर होते हैं वो अलग होते हैं कि भाई एक एडवोकेट को एज अ कमिश्नर बना के भेजा गया, दैट्स अ टेम्पररी थिंग. बट जो कमिश्नर कोर्ट के लिए काम करता है उसकी एक एक्ट भी है, पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट, जिसमें आप इंक्वायरीज एंड कमीशन के लिए भेजते हो. इट्स अ होल सेपरेट ह्यूज एरिया टू टॉक अबाउट. उसके अंदर उन लोगों को नियुक्त किया जाता है और वो एक काइंड ऑफ पोस्ट होती है, तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं. तो इस पे कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. हमें अपना 21 समझना है. ठीक है. नहीं पता होना चाहिए कौन सा रेगुलर पोस्ट वाले कमिश्नर कौन सी की दिक्कत कर रहा है. हाँ हाँ हाँ, वो तो सही बात है. बट अभी जो हमारे पास केस है उसमें जितना लिखा है मैं उतना बता रहा हूँ. ठीक है. अब इसके बाद एक और केस मैंने देखा 1980s का है शायद, उसकी भी मैं आपको साइटेशन दिखा दूंगा, जिसमें कंटेंशन ये है. एक सेकेंड, आई थिंक आई हैव इट हियर. इसके अंदर क्वेश्चन ये चल रहा है कि एक एडवोकेट कमिश्नर है जिसको जब कमीशन बना के भेजा गया, जब कमिश्नर बना के भेजा गया, तो जो दूसरी एडवर्स पार्टी थी उन्होंने इसको ऑब्स्ट्रक्ट किया. ऑब्स्ट्रक्ट करना अपराध हो जाता है, पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना इज एन अपराध, राइट? तो
इसने एक कंप्लेंट डाल दी, खुद ही जाके कोर्ट में एक कंप्लेंट डाल दी कि मेरे को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है और इन लोगों के खिलाफ सो एंड सो एंड सो सेक्शंस ऑफ आईपीसी में मुकदमा चलाया जाए। ठीक है, जब इसने ये कंप्लेंट डाली तो कंप्लेंट ऑब्वियसली कंप्लेंट केस कहाँ आएगा, वही सीआरपीसी 200। और सीआरपीसी 200 में आया तो मैजिस्ट्रेट ने कहा जी आपकी तो एग्जामिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो मुझे पब्लिक सर्वेंट लगते हो। अब यहाँ पे वही चीज खड़ी हो गई कि पब्लिक सर्वेंट एडवोकेट कमिश्नर को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर हम उसे पब्लिक सर्वेंट माने तो उसकी एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, और अगर हम पब्लिक सर्वेंट ना माने तो एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। अब अगर एग्जामिनेशन नहीं होती तो ऑपोजिट पार्टी को बुरा लगेगा, उसका राइट खराब हो रहा है, और अगर होती है तो पब्लिक सर्वेंट को बुरा लगेगा कि यार मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मेरी एग्जामिनेशन कर दी, उसका टाइम वेस्ट होगा। तो ये कंटेंशन सामने आई कोर्ट के आगे। तो अब इसके अंदर कोर्ट ने एक अलग तरह का व्यू लिया। अब देखो, मतलब अलग लेवल दिमाग होते हैं लोगों के, जो हम सोच भी नहीं सकते कहां चले जाते हैं। तो अगली पार्टी क्या कहती है कि सर जो 200 है ना, वो बात करता है उन सिचुएशंस की जब पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट लाता है इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अब आ जाओ 200 पे, अब 200 पे आ जाओ, सीआरपीसी 200 पे, और उसमें ध्यान से देखो। अब ये एक नया तरीका निकल गया मतलब पब्लिक सर्वेंट को देखने का। क्या कह रहा है वो 200 में? प्रोवाइजो का जो एक क्लॉज है जिसमें एक्सेप्शन मिला हुआ है पब्लिक सर्वेंट को, कहता है इफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज और कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट। तो वो कहता है, अगली पार्टी कहती है सर पब्लिक सर्वेंट जिसको यहाँ पे एग्जेम्पशन देने की बात हो रही है ना, वो वाला पब्लिक सर्वेंट है जो इन ऑफिशियल कोर्स अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कंप्लेंट कर रहा है। और वो सिचुएशंस कौन सी होती हैं? जब एक स्टैट्यूट में एक्सप्रेसली लिखा होता है कि आपकी ड्यूटी है ऐसी कंप्लेंट करना। अगर कभी भी कोई आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे या कोई इनजस्टिस हो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 195 में मैजिस्ट्रेट को एक्सप्रेसली पावर दी गई है कंप्लेंट करने की, राइट? मैजिस्ट्रेट को एक्सप्रेसली पावर दी गई है कि अगर कोई ऐसा सो एंड सो आईपीसी के सेक्शंस में अपराध होता है, सेक्शंस है ना उसमें 192 से 196 और आगे 228 तक बात करी गई है 195 में, एक पेज पीछे ही तो है, चेक कर लो। वन 195 में वो एक्सप्रेसली कहता है कि इन केसेस में कॉग्निजेंस ही तब ली जाएगी जब जो पब्लिक सर्वेंट है वो खुद इन राइटिंग कंप्लेंट करेगा अगेंस्ट एनी अपराध अंडर सेक्शंस 172 से 188 एंड बाकी सारे सेक्शंस, है ना? तो ये एक्सप्रेस प्रोविजन है, ऑफिशियल ड्यूटी है उसकी ये करना। इसी तरह से सेक्शन 11 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसी तरह से सेक्शन 77 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इसी तरह से एक और भी था, इसी तरह से सेक्शन 20 ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। इन सारे एक्ट्स में प्रॉपर एक्सप्रेस प्रोविजन है, प्रॉपर पावर दी गई है कि ये आपके पास पावर है, अगर ऐसा कोई अपराध हो तो आप कंप्लेंट लेके जाना इन राइटिंग और कोर्ट के सामने रखना, और कोर्ट आपको कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी तभी। तो पार्टी क्या कहना चाहती है कि सर यहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर जो है उसके पास कोई ऐसी ऑफिशियल ड्यूटी या ऑफिशियल पावर थी नहीं इस केस में कंप्लेंट करने की, और 200 में जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ उन्हीं को है जो ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो। कितना सोच समझ के बनाया हुआ आर्ग्यूमेंट है भाई। बंदे ने अच्छे से देखा 200 को और कुछ निकाल लिया। ठीक है राजेश सर, आपका क्वेश्चन। ये जो है ना, इसमें आप बोल रहे हो पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग परफॉर्मिंग purporting to act in discharge of official duty. Now I just want to ask you, I had gone by the plain simple language. I was in Bengaluru and we have got the Bagdogra pass, and we had a different department of defense state organization. They are also government of allied services वाले होते हैं civil services के, they are those people. उनका जो डिफेंस स्टेट ऑफिसर था, he was not cooperating इतना करने के बाद भी. Now it was a tussle between two of us. So I finally gave a complaint against him that I think 187 है ना, refusing to assist the public servant. Now
मेरे हिसाब से मुझे लगा ठीक है, नाउ दिस आई ओपनर टू, मतलब अगर मेरे पे वो ड्यूटी कास्ट होगी तभी होगा स्टैट्यूटरी ड्यूटी। दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग। आई एम नहीं तो अभी आस्किंग हम फॉर, आंसर पे कहाँ हैं? वी वर अभी तो आस्किंग certain statutory provision, but we depend on a lot of assistance from the inputs from the different state also. It is something like that they've got all the land records and all, जो आर्मी नहीं, लैंड का। अब बात तो सुनो सर, अभी तो मैंने हाँ, सिर्फ ऑपोजिट पार्टी की कंटेंशन बताई है, ये थोड़ी बताया कि जज ने क्या डिसाइड किया ओके। है ना। उनकी कंटेंशन अच्छी है, उन्होंने आर्ग्यूमेंट अच्छा दिया है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि डिसाइड भी यही हुआ है, राइट। तो अब इसके अंदर डिसीजन ये आया, उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना नहीं लिखा है कि पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्जिंग इज ऑफिशियल ड्यूटी, उसके अंदर एक वर्ड लिखा गया परपर्टिंग। तो वो लोग जिनकी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है बट दे आर परपर्टिंग टू डिस्चार्ज एन ऑफिशियल ड्यूटी। परपर्टिंग माने उनकी ऑफिशियल ड्यूटी एक्सप्रेस प्रोविजंस के अंडर नहीं है, बट उनके ऊपर किसी तरह से वो ड्यूटी डाली गई है। एडवोकेट कमिश्नर की ऑफिशियल ड्यूटी नहीं थी वो कंप्लेंट करना, उसके ऊपर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था, बट because he was obviously doing a job for the court, he was kind of a quasi public servant. He was purporting to act as in the official capacity and he was discharging his official duty. तो हम उसको पब्लिक सर्वेंट मान के चलेंगे और उसको 200 के प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे करके कोर्ट ने कहा कि जो परपर्टिंग वर्ड है उससे इसको वाइडर कॉनोटेशन मिल जाती है, वाइडर होराइजन मिल जाता है, और इसके अंदर काफी लोग इंक्लूड हो जाते हैं, नॉट ओनली दोस्त जिनके लिए एक्सप्रेस प्रोविजन बनाया गया। That is what they want to do. Clear है? Right? चलो, That means if the case would have succeeded, I would have got the success possibly. yeah. At least on this ground, it would not have been rejected. Right, sir. Right. ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि अब इसके अंदर ठीक ठाक पैराग्राफ कौन से हैं पढ़ने वाले। देखो, तो अब ये इसका नाम आप लोग नोट कर लेना, नाम है रामधानी साओ एंड अदर्स वर्सेस बिहार 1986। ठीक है, कहता है डिस्पाइट द प्लॉजिबिलिटी with which the aforesaid contention has been advanced, it would appear to be nevertheless fallacious on a closer analysis of the provision in its underlying principle. Clause A of the first proviso plainly deals with two distinct classes of cases, namely complaints made by a court and the complaints made by a public servant. 200 में दो क्लासेस की बात हुई है, एक अगर कोर्ट्स कंप्लेंट लेके आते हैं और एक जब पब्लिक सर्वेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं, और इन दोनों को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को बेनिफिट मिलता है। It is manifest that complaints made by a court stand in a class by themselves. An obvious example would be a complaint in writing made under 195. तो कोर्ट्स को तो वहां पे एक्सप्रेस पावर मिलती है, वो तो एक्सप्रेसली टू सीआरपीसी के प्रोविजंस में आते ही हैं, उनकी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ली जाती है। आगे कहता है इन सच केसेस व्हेन अ कंप्लेंट इज मेड बाय अ कोर्ट, द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ 200 वुड ऑटोमेटिकली बी अट्रैक्टेड एंड नो फर्दर कंडीशन इज नेसेसरी। कोर्ट की जब बात हो रही है उसमें तो हमें कोई ज्यादा बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है, जब हम पब्लिक सर्वेंट पे आएंगे तब बातचीत होगी। ठीक है, Even on principle, it is plain that so far as the complaints made by courts are concerned, they come squarely and unambiguously within the exemption provided by clause A. ये तो हमने समझ लिया। अब आगे कहता है adverting now to the other classes of the complaints made by public servants, it has to be noted that the phrase designedly employed by the legislature is wider terms is acting or purporting to act in the discharge of his official duties. This envisages in its ambit not merely a public servant acting stricto sensu in discharge of his official duties, but equally the one who is purporting to act as such. जो stricto sensu जिन लोगों के ऊपर ये ड्यूटी है, सिर्फ वो लोग नहीं आते यहाँ पे, वो भी आते हैं who are purporting to act as such. Is that right? Where a mandatory duty is laid on a public servant to file a complaint in discharge of his official duty on question of purporting to act, in such a case would normally arise, as has been noticed, the language has been couched in a wider amplitude, and this has not to be constricted by interpretive exercise and must be given fuller and wider meaning as is clearly intended by the legislature. तो उन्होंने बोला इसको wider meaning देंगे और इन लोगों को भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। जब ऐसी बात होती है ना, वी हैव टू गो टू द बेसिक प्रिंसिपल। और बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो लोग कोर्ट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, मशीनरी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को धक्के खिलाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो एडवोकेट कमिश्नर है, भले ही उसका कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ना हो जो उसको एक प्रॉपर पब्लिक सर्वेंट बनाता है, स्ट्रिक्टो सेंसो पब्लिक सर्वेंट जो ये बोल रहा है ना, स्ट्रिक्टो सेंसो उसके ऊपर ऑफिशियल ड्यूटी ना हो, बट वो एक कोर्ट का बंदा है, और बीइंग अ कोर्ट का बंदा, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर आप उसके साथ उसको ये बेनिफिट्स नहीं दोगे तो उसका काफी टाइम बर्बाद होगा, ही विल हैव टू बी इन कोर्ट।
तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ऐसे लोग जिन लोगों को उनकी फील्ड से बाहर रखने पे पब्लिक का नुकसान होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में है, गवर्नमेंट के हाथ है, वो उन लोगों को इन सब चीजों में ना फंसाया जाए। तो उन्होंने किसी ना किसी तरह से निकाल ही लिया, परपर्टिंग लगाया, और परपर्टिंग का मतलब वाइडर सेंस, और वाइडर सेंस में सब आ गए और इनको बेनिफिट दे दो, राइट। इसी तरह से वो गवर्नमेंट कंपनी वाले केस में भी उनको बेनिफिट दिया कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करो, यू हैव टू डू व्हाट इज राइट इन द जस्टिस, इन द लॉ। जस्टिस के लिए जो अच्छी बात है वो करो। कहने को तो कोर्ट ये भी कह सकती थी कि नहीं, गवर्नमेंट कंपनी जो डीजी और कंप्लेनेंट है हम उस हिसाब से चलेंगे, और क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो आपके रिप्रेजेंटेटिव को भी नहीं मिलेगा, कहने को कह सकते थे, क्योंकि दोनों बातें ही ऑलमोस्ट इक्वल है। बट वजन कहाँ पे आता है दूसरे आर्गुमेंट में? वो इस जगह पे आता है कि यार अगर हम उसको इस तरह से ना लेके चलें और बेनिफिट ना दें, तो हम एक पब्लिक एम्प्लॉय को, पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से दूर रखेंगे, उसका टाइम वेस्ट करेंगे, और उसका टाइम वेस्ट होगा मतलब पब्लिक का टाइम वेस्ट होगा, पब्लिक के पैसों से उसकी सैलरी जाती है, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सो अल्टीमेटली वी हैव टू लुक एट दैट, द बेसिक प्रिंसिपल। यहाँ पे भी उसी चीज को एम्प्लॉय किया गया, ठीक है। अब इसके अंदर है पैरा 20। It says the view I am inclined to take is strongly buttressed by the following observations of the full bench in Bharat Kishore Lal Singh Deog versus Yudhishthir Modak 1929. Every high court in India has held that omission to examine the complainant on oath is in fact not illegality but an irregularity. हाँ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, I wanted to include it, कि जब ये क्वेश्चन भी आता है ना कि एग्जामिनेशन जो 200 कहता है कि करनी है, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो होने से या ना होने से कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि इस केस में क्या हुआ था, हाईकोर्ट ने कन्विक्टेड लोगों को पूरी तरह से एक्विट कर दिया था सिर्फ इस बेसिस पे कि जिसकी कंप्लेंट आई थी उसको एग्जामिन नहीं किया गया, ठीक है। उसको एग्जामिन किया गया, वो पब्लिक सर्वेंट था, फिर भी उसको एग्जामिन किया गया। इन सब चीजों में अटका उठकू के उन्होंने बंदे को एक्विट कर दिया। तो यहां पे ये क्लियर करते हैं कि बाकी सारी चीजें एक तरफ, मगर फिर भी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि 200 की एग्जामिनेशन ना होने का क्या असर होगा, तो वो विशिएट नहीं करेगा ट्रायल को, वो एक इलीगैलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक इरेगुलरिटी है। तो आप इतने एक्सट्रीम स्टेप मत लो कि आप सिर्फ इस वजह से किसी को एक्विट कर मारो कि भाई वहां पे एग्जामिनेशन हुई थी या नहीं हुई थी। इस क्वेश्चन पे आपने पूरा का पूरा डिसीजन ही चेंज कर दिया। इट्स मेयरली एन इरेगुलरिटी, नॉट एन इलीगैलिटी। हाँ, मैंडेटरी प्रोविजन है, उसको फॉलो किया जाए, मगर उसकी वजह से जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता तब तक आप अपने बड़े बड़े डिसीजन चेंज कर दो, हाईकोर्ट में पूरा का पूरा तख्ता पलट कर दो, वो नहीं करना। राजेश सर, आपका क्वेश्चन। लेकिन अभी आपने बोला ना एक्विट कर दिया था उसको, अगर मेयर इरेगुलरिटी है तो हाँ, एक्विट कर दिया उसको, तो इस बेसिस के ऊपर की एग्जामिनेशन गलत किया ना, गलत किया, वही तो कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया, उन्होंने पूरा का पूरा डिसीजन चेंज कर दिया सिर्फ इस क्वेश्चन पे कि एग्जामिनेशन हुई थी या नहीं हुई थी। सिर्फ इस बेसिस पे आप अपना पलट दो डिसीजन, दैट इज नॉट राइट। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, हाई कोर्ट ने गलत किया। क्लियर? तो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि ये एक इलीगैलिटी नहीं है, इट्स जस्ट एन इरेगुलरिटी जो हम इस जजमेंट में से यूज कर सकते हैं अगर कहीं पे यूज करना पड़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट। The aforesaid view has been later re-echoed independently by the division bench of Untwalia and Akbar Hussain in Sudama Singh versus Kavindra Narayan Singh in 1973 Bihar Council, holding that examination of complainant upon oath is not an integral part of the process of taking cognizance, and even a violation of the rule would not vitiate the trial. विशिएट नहीं होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब कौन कौन सी चीजों से विशिएट हो जाता है और कौन कौन सी से नहीं होता। जैसे हमने पिछले से पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब सैंक्शन की बात आती है कि एक पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, दैट इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अगर आपने बिना सैंक्शन के किया है, किसी को प्रोसिक्यूट अगर आपने बिना सैंक्शन के किया है, तो वो इलीगैलिटी हो जाती है और पूरा का पूरा प्रोसीजर विशिएट हो जाता है। तो सैंक्शन वाली बात इज वेरी इंपॉर्टेंट। The point is what decides illegality and irregularity. यहाँ पे तो स्टैट्यूट देखो दो चीजें हैं, दोनों स्टैट्यूट प्रोविजन में चीजें लिखी हुई है। एक है एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, वहां तो हो गई इरेगुलर, और ये भी लिखा हुआ है सैंक्शन टू बी टेकन फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर। दोनों में बात समझ गया, आपकी बात समझ गया कि दोनों में ही शैल है, दोनों ही मैंडेटरी हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन इरेगुलर है कौन इलीगल है? ये हमें सर जजेस बताते हैं, प्रेसिडेंट्स बताते हैं हमें। तो प्रेसिडेंट्स में हमें ये पता चलता है कि सैंक्शन वाला केस जो है वहां पे इलीगल है। इसी तरह से आप 202 में आओगे, मैंने बहुत पहले एक केस पढ़ा था, बज्जी वर्सेस एमपी का केस था, इसमें लिखा होगा मैंने। हाँ, बज्जी वर्सेस एमपी 1980, जो आपका सेक्शन 202 है ना, 202, ये हमने यूज भी किया है एक केस में, यही देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने इसको यूज भी किया है।
इसमें 202 में व्हेन यू कम टू द प्रोवाइजो, द सेकेंड प्रोवाइजो, सबसेक्शन 3 से जस्ट ऊपर जो प्रोवाइजो है वो कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेन्ड ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath. ये प्रोवाइजो जो है इट इज मैंडेटरी। जब जब कोर्ट ऑफ सेशंस में जाना होगा मुकदमा, तो जो मैजिस्ट्रेट होगा वो यहां से सबको एग्जामिन करके ऊपर भेजेगा, कमिटल से पहले सबको एग्जामिन करेगा। अगर उसने वो नहीं किया है, सबको नहीं किया है, कोई छूट गया है या ऐसा कोई सीन है, तो वो इट्स नॉट जस्ट एन इरेगुलरिटी, इट्स एन इलीगैलिटी। तो ये हमें जजमेंट में पता चला है बज्जी वर्सेस एमपी में 1980 में। बाकी इसके साथ हम रीड कर सकते हैं सेक्शन, आवाज नहीं आई सर आपकी, कौन से सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है ये? सर ये था 202 का सेकंड प्रोवाइजो, सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी का सेकंड प्रोवाइजो, भज्जी वर्सेस बज्जी वर्सेस एमपी 1980, BAJI, BAJJI, ये तो धज्जी हो गया ना, बी फॉर बॉल, अच्छा बज्जी, भज्जी था ना, भज्जी जो स्पिनर था हमारा हरभजन सिंह भज्जी, बस उसमें से एच हटा दो, BHAJI ना, मैं लिख देता हूँ सर, BAJJI है सर, BAJJI, BAJJI वर्सेस MP 1980। इसके अंदर इरेगुलरिटी एंड इलीगैलिटी को प्रॉपरली डिफरेंशिएट किया कोर्ट ने। और इसी के साथ साथ जो हमें रीड करना चाहिए वो है सेक्शन 460 एंड 461 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि कौन सी इरेगुलरिटीज विशिएट कर देती हैं प्रोसीडिंग्स को और कौन सी इरेगुलरिटीज विशिएट नहीं करती हैं। सो 461 एंड 460 एंड 461 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। तो यहाँ से हमें काफी आइडिया मिल जाता है किन चीजों से विशिएट होता है और किन से नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज वेयर वी हैड टू, जितना हमें करना था ऑन 21। आई होप अभी 21 एंड 14 की कहानी सबको अच्छे से समझ आ गई है। एनीबडी हु हैज एनी क्वेश्चन? देवल, अखिलेश, मोनिला, शेल्वी, नंदिनी, एनीबडी? ऑल गुड, ऑल क्लियर? ठीक है, ठीक है। आई हैव गॉट थम्स अप्स because I asked you this question more so कि एक केस में अभी सुप्रीम कोर्ट से एक बंदा छूटा है, ऑफिसर कोर्ट मार्शल हुआ था, उसको he got रिलीव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि टाइम बार केस हो गया। तो उसमें क्या होता है ना, 3 years में द ट्रायल हैज टू फिनिश, अदरवाइज बिकम टाइम बार। So that fellow got acquitted from court. Now that's why illegality or irregularity, where it is a time bar case. So वो क्या आएगा? That my interest in that. Somebody was saying it might they may go and maybe for larger bench or whatever it is. टाइम बार वगैरह वाले केस में तो सर मेरे ख्याल विशिएट हो जाता है, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट वेक अप आफ्टर सो मेनी इयर्स और उसके बाद आप किसी को प्रोसिक्यूट कर दो और किसी का राइट वगैरह वो कर लो। तो क्योंकि जब टाइम किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन में खत्म हो जाता है तो उसको एक राइट मिल जाता है। नहीं, हुआ क्या है कि इनका इंटरप्रिटेशन में फर्क आया जी। हम लोगों का प्रोविजन बोलता है आर्मी एक्ट सेक्शन 122 का, इधर व्हेन द एग्रीड पार्टी नोज अबाउट व्हेन द ऑफेंस कम्स टू नोटिस एंड उसके बाद जैसे इंक्वायरी, कोर्ट इंक्वायरी और उसके समरी ऑफ एविडेंस हुआ, उसके बाद उन्होंने उस हिसाब से लिया। उन्होंने कहा आपको मालूम था कि कंप्लेंट ऑफिसर ने जो है इतनी तारीख को बोला ऑफेंस हुआ है, आप तब से नहीं दिया। दैट इज हाउ इंटरप्रिटेशन में फर्क आया। तो मैं आई जस्ट वेदर जो अब इवन आई थिंक 400 की सीरीज में किसमें है, कहाँ पर है, सीआरपीसी में भी तो है लिमिटेशन का, 470 के आसपास है, कहाँ पे है ना सीआरपीसी में 468 से 473। हाँ, तो वही है। तो उसमें वुड इट बी काउंट एज इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी? मेरे हिसाब से सर इलीगैलिटी हो जानी चाहिए अगर आप लिमिटेशन की बात किया तो, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड। कॉन्डोनेशन वगैरह अगर आपकी रिजेक्ट हो गई है, मतलब एक्सेप्ट हो गई है तो एक अलग बात है, मगर वैसे भी हमारे यहाँ में तो स्कोप ही नहीं है कॉन्डोनेशन का, वो है ही नहीं। वो आप बिकॉज़ आई थिंक आई हैव रेड ऑन इट, सॉरी ट्रायल नॉट फिनिश, ट्रायल हैज टू स्टार्ट विदिन 3 इयर्स लिमिटेशन। आई थिंक आई हैव रेड ऑन इट कि जब लिमिटेशन है ना, जैसे अगर मेरे खिलाफ मेरे को प्रोसिक्यूट करने के लिए किसी अपराध के लिए आपके पास 3 साल है और आप उन 3 साल में सोते रहते हो, तो उन 3 साल के बाद सिर्फ आपका राइट क्लोज नहीं होता,
मेरा भी एक राइट बन जाता है कि नाउ आई एम प्रोटेक्टेड। अब आप अपने राइट में से तो सो के उठ के आओ और कोर्ट आपको राइट दे दे, मगर वो राइट देने से मेरा तो एक राइट छिन जाता है ना। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अनजस्ट प्रोपोजिशन। तो इसलिए ऐसा कुछ रीड किया था मैंने, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मेरे हिसाब से विशिएट होना चाहिए। सो नेक्स्ट इसमें है, या आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट दिस। सो आगे ये कहता है, इट इज क्लियरली स्टेटेड इन 200 दैट इट इज अननेसेसरी फॉर अ कोर्ट टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और purporting to act in discharge of his official duties. It seems prima facie that civil judge was at least purporting to act in the exercise of official duties, and he certainly is a public servant within the meaning of the definition. However, even if he should be examined, was not examined, that would amount to only to an irregularity and not vitiate the whole trial. To finally conclude, it must be held on principle and precedent that the phrase acting or purporting to act in discharge of official duties employed in clause A of the first proviso to section 200 of the code pertains both to statutory duty to make the complaint and equally to the nature of incident and offense against the public servant alleged in the complaint. एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब मैं बता रहा हूं बट इसमें कंफ्यूज मत होना। उन्होंने एक और वजह बताई कि क्यों हम इसको ये बंदे को पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में डालें। तो उन्होंने कहा कि हमें ना ये डिसाइड करते हुए सिर्फ ये नहीं देखना कि कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है या नहीं, एक्सप्रेस प्रोविजन होगा तभी हम उसे पब्लिक सर्वेंट का बेनिफिट देंगे। हमें ये भी देखना चाहिए कि नेचर क्या है, उस ऑफेंस का नेचर क्या है। अगर उस ऑफेंस की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने अभी बोला, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्शन होता है और पब्लिक को अल्टीमेटली उसकी हानि उठानी पड़ती है, उस वजह से भी हमें इस बंदे को इस चीज का बेनिफिट देना चाहिए। आप सिर्फ प्रोविजन मत ढूंढो कि एक्सप्रेस प्रोविजन होगा तभी हम इसको पब्लिक सर्वेंट वाला बेनिफिट देंगे। नेचर ऑफ द ऑफेंस देखो। चलो एक बार को हम अगर ये मान भी लें कि एडवोकेट कमिश्नर जो है वो प्रॉपरली पब्लिक सर्वेंट नहीं है, मगर प्रॉपर ना हो, मगर कोई वो काम तो कोर्ट का कर रहा था ना, और वो कोर्ट का जब काम कर रहा था तो दैट वाज समथिंग दैट वाज बीइंग डन फॉर द पब्लिक। कोर्ट जो काम करती है वो पब्लिक के लिए करती है। अब आप उसके काम में उल्लंघन करोगे, दैट मीन्स यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो पब्लिक के लिए एक ड्यूटी करती है गवर्नमेंट, और आप वो करोगे तो जो अगली पार्टी है उसको वो बेनिफिट मिलना चाहिए पब्लिक सर्वेंट वाला। तो वो एक दूसरी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं उसे। समझे ये चीज? वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक्सप्रेस प्रोविजन मत देखो, नेचर ऑफ ऑफेंस भी देखो। हाँ जी सर। अभी फाइनली हमने जो पहले वाला केस देखा था, पदम सेन एंड अदर वर्सेस यूपी 1960, कमिश्नर पे था। यहाँ हम एडवोकेट कमिश्नर की बात कर रहे हैं। वहां पे फाइनली ये हुआ था ना कि एग्री नहीं किया था कि ये पब्लिक सर्वेंट है। हाँ, अग्री नहीं किया था क्योंकि एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं थी। एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं था, लेकिन वहां भी तो ये चीज इंपोर्ट की जा सकती है, पब्लिक का काम तो कर ही रहा था। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने आपको दो तरह के वर्जन्स बताए। एक केस में उसको पब्लिक सर्वेंट होने का बेनिफिट नहीं मिला, उसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया, और दूसरी पार्टी को उसकी सजा नहीं मिली 165 में, पदम सेन वाले केस में। मगर जो हमने दूसरा केस देखा जिसमें हम 200 की बात कर रहे हैं, उसमें एडवोकेट कमिश्नर को पब्लिक सर्वेंट माना गया और उसे बेनिफिट दिया गया। तो दोनों तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कोर्ट्स के। वी हैव टू ब्रिंग इट टू आवर यूज व्हेनेवर वी कैन। हमें बस ये पता होना चाहिए कि क्या कंटेंशन हो सकती है और क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इन केसेस में। ये एडवोकेट कमिश्नर वाला कौन सा केस है तो बोलो? राम कहाँ गया वो, रामधानी साओ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986। इट्स ऑन योर स्क्रीन। नहीं देखने दो। रामधानी साओ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हो गया सर? हाँ, ठीक है। अब आखिरी पैराग्राफ है, कहता है वंस इट इज हेल्ड एज अबव ऑन द लीगल क्वेश्चन, द विंड इज टेकन आउट ऑफ द सेल्स ऑफ द पेटिशनर एज रिगार्ड्स द मेरिट ऑफ द केस, इट इज कॉमन ग्राउंड दैट कंप्लेंट वाज प्रेफर्ड बाय एन एडवोकेट कमिश्नर हु कम्स स्क्वेयरली विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इस केस में उन्होंने बोला पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है। द एलिगेशंस इन द कंप्लेंट एक्सप्रेसली लेवल्ड the offenses against a public servant whilst acting or purporting to act in the discharge of his official duties. That being so, the case squarely comes within the ambit of the proviso of 200 and thus उसे benefit मिलना चाहिए। तो कोर्ट्स के conflicting views हैं, अलग अलग तरह से हमें देखना आना चाहिए और उसे अपने benefit के लिए यूज करना आना चाहिए। Is that clear for everybody? दोनों केसेस में कंटेंशंस अलग अलग हैं, वो भी समझने वाली चीज है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 22। We have around 10-15 minutes। मैं सिर्फ इस पे ब्रीफ दे देता हूँ
22 पे, और इसमें हम ये एक cases चीज पे- आई गॉट सबमिशन, राघव जी, आई गॉट वन सबमिशन, कंटेंशन चाहे अलग हो लेकिन एक पॉइंट है उनके अंदर। अब आप मतलब वो है ना, जैसे प्ले अराउंड करना चाहे जिस तरफ की पार्टी के साथ हो, डिनाई करना है कमिश्नर को, समथिंग वाला इस्तेमाल कर लो, और एक्सेप्ट कराना है तो ये वाला रामधानी सिंह साहू वाला कर लो। हाँ, Simple as that. कुछ भी खेल लो, ये पब्लिक ड्यूटी तो कर रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। जैसे रोमा मैम के लेक्चर में हमने बताया नहीं था कि उनके एक दिन में ही ऐसे कई बार ऐसे मैटर्स लग जाते हैं जिसमें एक तरफ वो बोल रहे होते हैं कि ये चीज क्रुएल्टी है, एक केस में बोलते हैं हाँ ये क्रुएल्टी है, और दूसरे केस में आके उसी को डिफेंड कर रहे होते हैं कि सर ये क्रुएल्टी नहीं है। हाँ तो वही बात है ना, कभी लड़के वालों की तरफ से, कभी लड़की वालों की तरफ हाँ, तो वो आपको बस जजमेंट्स के साथ खेलना आना चाहिए, और आप तभी तो खेलोगे जब आप अवेयर होगे कि ऐसी 2 जजमेंट्स हैं और उसके अंदर कंटेंशंस क्या है, वो जानना हमारे लिए जरूरी है बस, राइट। चलो, सो अब हम आ गए हैं सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी पे।